1945 से लेकर 1991 तक दुनिया बाइपोलर रही और शीत युद्ध का काल रहा। कोल्ड वार, कोल्ड वार का मतलब होता है वार विदाउट वार, जिसमें एक्चुअल वार नहीं होता बट देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ वार। रूस की क्रांति में क्या हुआ था, ये 1917 से लेकर 24 तक रही। उस समय इसके लीडर थे लेनिन, ठीक है, उसी पार्टी को वोट देनी है, वही पार्टी जीतेगी है। और दूसरी बात क्या थी, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट थी, लोगों को अधिकार थे ही नहीं। क्या यूएसएसआर भारत का साथी रहा है, और हमने भी देखो, भारत ने शुरुआत में ही किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जो लास्ट क्लास थी, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, और इसके बाद है इंडिया के रिलेशन विद रूस एंड यूएसएसआर। ठीक है, अभी इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्या पढ़ा है अभी तक हमने इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक अपना था, हमने अगर ध्यान हो, सबसे पहले कोल्ड वार के बारे में पढ़ा था। कोल्ड वार होता क्या है भाई? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा जो संसार है 2 गुटों में बट गया। एक गुट का लीडर था यूएसए, इनको पहली दुनिया के लोग या फर्स्ट ब्लॉक के देश माना गया। दूसरा था यूएसएसआर की लीडरशिप में, उनको सेकंड ब्लॉक के कंट्री बोला गया। 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया बाइपोलर रही और शीत युद्ध का काल रहा। कोल्ड वार, कोल्ड वार का मतलब होता है वार विदाउट वार, जिसमें एक्चुअल वार नहीं होता बट देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ वार। ये हमने टॉपिक पढ़ा था। और बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यूनिपोलरिटी का मतलब है जब संसार में पॉलिटिकल, वैसे यूनिपोलर हर सब्जेक्ट में अलग हो सकता है, बट पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जब संसार में सिर्फ एक सत्ता होगी, एक सेंटर ऑफ पावर होगा। और बाइपोलर का मतलब होता है जब संसार में पावर 2 केंद्रों में बटी होगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। मल्टीपोलर विश्व का मतलब होता है जब शक्ति 2 से ज्यादा केंद्रों में बटी हो। ये हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ना चाहिए था, जो अपने सिलेबस में नहीं है, वहां से ये चीज पढ़ी थी। अब 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, जिससे जो बाइपोलर विश्व है वो यूनिपोलर विश्व में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसका पढ़ा था भाई रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। अब रूस की क्रांति में क्या हुआ? रूस की क्रांति में क्या हुआ था, ये 1917 से लेकर 24 तक रही। उस समय इसके लीडर थे लेनिन। लेनिन एक फेमस मार्क्सवादी थे, पूंजीवाद के कट्टर खिलाफ थे और सोशलिज्म या समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। समर्थक होना और कट्टर समर्थक होना डिफरेंस है। कट्टर समर्थक होने का मतलब है भी उनको यही चाहिए है बस। उनके नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई और 1970 से लेकर 24 तक, और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप 1922 में यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई। इस क्रांति का उद्देश्य था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, इगैलिटेरियन सोसाइटी बने, पूंजीवाद का विनाश हो, प्राइवेटाइजेशन समाप्त हो। ये रशियन रिवॉल्यूशन ज्ञात इतिहास में प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने का प्रथम इतना बड़ा प्रयास था, जिसके कारण 1922 में यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई। और ये सारा काम प्राइवेटाइजेशन को समाप्त करने का, सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने का, भाई कैपिटलिज्म को समाप्त करने का सारा काम किसको दिया गया? रूस में यूएसएसआर को। लेनिन इसका लीडर है। फिर 1924 के बाद से इसके लीडर बने स्टालिन। स्टालिन के समय यूएसएसआर और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हुई, यूएसएसआर की और ज्यादा मजबूत हुआ। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में स्टालिन की लीडरशिप में यूएसएसआर ने जो पूर्वी यूरोप के देश हैं
जो रूस से लगते देश हैं उनको फासिस्ट पावर से इंडिपेंडेंट करवाया था। फासिस्ट जो फांसीवादी ताकतें हैं उनसे आजादी दिलवाई थी। समझ आ रहा है ना भाई, सिंपल सी बात है। जिस कारण इन देशों ने खुद को यूएसएसआर से जोड़ लिया और ये यूएसएसआर का हिस्सा बन गए, और इन सभी की अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट मॉडल के आधार पर डाल दी गई। ठीक है, और ये खुश भी थे। इसी को जो मॉडल अपनाया गया है उसको बोला गया सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है? एक कम्युनिस्ट मॉडल पर आधारित जब हम प्रशासन करते हैं वो है सोवियत सिस्टम। ठीक है, हमने क्या किया, सारी की सारी चीजों का के ऊपर स्टेट का कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। कोई प्राइवेट नहीं होगा, इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। इस सोवियत मॉडल में देखिए यूएसएसआर के पास वास्ट रिसोर्सेज थे, जिसके कारण हर व्यक्ति को रोजगार दिया गया, हर व्यक्ति का एक न्यूनतम जीवन स्तर स्टेब्लिश करा गया, उसको इंश्योर करा गया। ठीक है भाई, नेट जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट था यूएसएसआर में उसको इंप्रूव करा गया। लोगों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए। हाँ, पॉलिटिकल राइट नहीं थे। लोग सब खुश हैं, सब इनकम है सबके पास। तो यूएसएसआर का ये मॉडल सोवियत मॉडल था। ठीक है, इसी मॉडल के तहत प्राइवेटाइजेशन शुरू करा गया। समझे, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वन पार्टी गवर्नमेंट। वन पार्टी गवर्नमेंट का मतलब है जब देश में एक ही पार्टी का शासन रहेगा। ठीक है, शुरुआत में सोवियत सिस्टम में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, नॉर्मली व्यक्ति गरीब थे, और जब सबको ये बोला गया कि भी इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, सबको बराबर पैसे दिए जाएंगे, जिसकी जैसी जरूरत है उसको वैसे ही पैसे दिए जाएंगे, जिसमें जैसी कैपेसिटी है उसके आधार पे काम मिलेगा, और एक सोशल वेलफेयर सिस्टम स्टेब्लिश करा गया ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी में ना रहे। तो शुरुआत में तो सबको अच्छा लगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो वो इस मॉडल से थकना शुरू हो गई। ठीक है, क्यों? मान के चलो हम पहले गरीब थे तो हमें जैसा भी काम मिल रहा है हम काम कर रहे हैं, बट आज की स्थिति देखो, मान लिया मैं हूं और या आप हो, और आप योग्य ज्यादा हो, और आपको पैसे बिना योग्य, जो योग्य नहीं है उस जितने ही मिल रहे हैं, क्योंकि पैसे मिलेंगे जरूरत के हिसाब से, काम मिलेगा योग्यता के अनुसार, तो आप धीरे धीरे ऐसे सिस्टम से थक जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। वीकनेस, पहली वीकनेस थी, एक समय के बाद ये सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक बन गया, ऑथोरिटेरियन बन गया, कि भाई अधिकारी तंत्र होगा, सारी की सारी चीजों पे सरकार का कंट्रोल था, तो व्यक्ति को छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। करप्ट सिस्टम भाई, जब लोगों पे डिपेंड है आपका काम, तो आपको कुछ न कुछ उसको पैसे रिश्वत देनी पड़ेगी। इस प्रकार से एक करप्ट सिस्टम भी बन गया। इसने लोगों की जो डिजायर्स थी, चाहे पॉलिटिकल डिजायर है, चाहे इकोनॉमिक डिजायर है, चाहे कल्चरल डिजायर है, उनको सप्रेस करा। कैसे सप्रेस होंगी ये डिजायर? कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई अपने हिसाब से बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसी पार्टी को वोट देनी है, वही पार्टी जीतनी है। और दूसरी बात क्या थी? अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट थी। लोगों को अधिकार थे ही नहीं। जब एक पार्टी की सरकार होगी तो लोग उस सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, तो लोगों को कम अधिकार है। क्लियर है? सिंपल सी बात भाई। अनविलिंगनेस टू रिफॉर्म, सरकार ने कभी ये प्रयास भी नहीं करा भाई हम सुधार करें, क्योंकि जरूरत नहीं थी, अनअकाउंटेबल थे, कोई सरकार से उनको बाहर तो निकाला नहीं जा सकता था। तो ये कुछ वीकनेस थी सोवियत सिस्टम की, हमने पढ़ी भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम। भाई क्या कारण थे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ? उसमें सबसे पहला कारण बताया था भाई ये इंटरनल वीकनेस जो अभी हमने शेयर करी है। ठीक है, दूसरा कारण था मिखेल गोर्बचेव का शासनकाल। मिखेल गोर्बचेव के बारे में हमें बात ध्यान रखनी है, वो सबसे अंतिम सेक्रेटरी जनरल था यूएसएसआर का 1985 में। उसने आते ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, उसने लोगों को कुछ अधिकार दिए,
एक गवर्नमेंट चलाने की जो कोशिश करी जो लोगों की कंसेंट पर आधारित हो। ठीक है, यूएसए की तरह उसने भी टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, स्पेस में यहाँ पे कोशिश करी उन्होंने भी, बट उसके बाद भी उसके शासनकाल का दोनों तरफ से विरोध हुआ, पार्टी के अंदर भी और लोगों ने भी। पार्टी के अंदर विरोध होने का कारण क्या था कि भी पार्टी के लोग समझते थे जो सोवियत सिस्टम जिस आधार पर चल रहा है, यूएसएसआर जिस मूल्यों पर बसा है, वो मूल्य कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि यूएसएसआर बना है अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है ये, इसमें एक पार्टी की सरकार है और ये रिफॉर्म करने चल रहा है। जो यूएसएसआर से जुड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, उसके धीरे धीरे उनके प्रिविलेज कम नहीं होंगे। तो ये क्या कह रहे थे भाई, तुम यूएसएसआर का जो सिस्टम है, सोवियत सिस्टम, इसको डिक्लाइन कर रहे हो, तो उसका पार्टी के अंदर से विरोध होगा कि नहीं होगा भाई। लोगों ने भी विरोध करा। लोगों के अनुसार जो मिखेल जो ये बदलाव कर रहे हैं, एक तो ये समय के बाद करे हैं, जिस समय पे ये बदलाव उसको करने चाहिए थे उसके बाद किए हैं। मैंने बताया था कि डिमांड जब भी लोग रखते हैं तो नहीं मानी जाती, जब वो अगली डिमांड लेकर आएंगे तो पिछली डिमांड मान लेंगे, फिर उसके बाद अगली लेके आएंगे तो उसके बाद पिछली मान लेंगे। अब लोग चाह रहे हैं संपूर्ण आजादी, डिसइंटीग्रेशन। उस समय पे इसने ये सुधार करे तो लोग बोले भाई तुम्हारी स्पीड भी कम है सुधार करने की, और साथ में जिस समय तुम्हें ये सुधार करने चाहिए थे, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बच सकता था, उस समय तुमने नहीं किए। तो दोनों ही फ्रंट पे इनका विरोध किया गया। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अलाइड नेशंस, जो भी अलाइड नेशन थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है अब वो चाहते हैं कि भी हम स्वतंत्र देश के रूप में बने, हमारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो उसी राइज ऑफ नेशनलिज्म के कारण बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में 1991 में कोप हुआ। कोप का मतलब होता है तख्ता पलट, और जिसमें यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की डिक्लेयर हुआ भाई कि भाई हाँ अब यूएसएसआर टूट गया, और जो बाकी के जो देश जो टूटने के बाद वो फ्री हो गए, सोवरेनिटी जो यूएसएसआर में थी अब वो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के पास चलेगी, जो रिपब्लिक फ्री हुए हैं उन्हीं देशों को पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री भी बोला गया। ठीक है, तो ये इसके डिसइंटीग्रेशन होगा। अब उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था भाई, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसमें हमने पढ़ा था एंड ऑफ कोल्ड वार, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वार, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, एंड ऑफ आर्म्ड रेस। समझ रहे हो ना, ये सिंपल सिंपल सी बातें। भाई कोल्ड वार समाप्त हो गया, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हथियारों की दौड़ थी वो समाप्त हो गई, जो बाइपोलरिटी थी, दो शक्ति के केंद्र थे, वो समाप्त होगी। अब संसार यूनिपोलर होगा भाई, अमेरिका बिकेम द सोल पावर। सोशलिज्म या जो कम्युनिज्म था वो समाप्त हो गया, कैपिटलिज्म का राज हो गया। समझे? तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए। और उसके बाद हमने आज जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें टॉपिक आया था शॉक थेरेपी। समझ रहे हो ना? शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा प्रेजेंट किया गया एक मॉडल है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री को। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री पूछे जा सकते हैं वो कंट्री जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने हैं, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। ठीक है, उनकी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए ये प्लान लेकर आया गया था शॉक थेरेपी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। शॉक थेरेपी समझ में आ गई। अब फिर ये पूछा भी शॉक थेरेपी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या ऐसे ही नहीं भी फ्री में हम मदद करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। जो कम्युनिज्म है या जो सोशलिज्म व्यवस्था है, ये दोनों लगभग एक मान के चलो, इसको हटाकर कैपिटलिज्म की शुरुआत करना, पूंजीवाद की स्थापना करना। ठीक है, डेमोक्रेसी की स्टेब्लिशमेंट करना, जितना भी गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम है उसका प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है, फ्री ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारी क्या चीजें आई? शॉक थेरेपी की विशेषताओं में आई। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या? देखो कैसे चैप्टर रिवाइज किया जाता है। मैं 10 मिनट हुई है बताते हुए और हमने पूरा चैप्टर कर लिया कल तक का।
हमेशा चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका यही है। एक बार आप आराम से अलग खड़े हो गए, शीशे के सामने खड़े हो जाओ या फिर ऐसे ही, और चैप्टर को शुरुआत से बोलना शुरू करो। हो जाएगा, एक दो पॉइंट बीच में मिस हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, डोंट वरी, बट जहां तक आप कर सकते हो उसको करो। वही तो मैं कर रहा हूं अभी। मैं ये मान लो अपना भी रिवीजन होगा, तुम्हारा भी रिवीजन होगा। लास्ट टॉपिक करा था जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी ने एक जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट एक अल्टरनेटिव सिस्टम की स्टेब्लिशमेंट करने में वो विफल रहा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री थी वो बहुत थोड़े दामों में प्राइवेट लोगों को बेच दी गई, वो थ्रो अवे प्राइसेस, जिसको इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करा गया। जितना भी वेलफेयर का सिस्टम था, लोगों की कल्याण का जो सिस्टम था, वो डिस्ट्रॉय होगा, जिससे बहुत सारे व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चले गए। जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर सिस्टम था वो समाप्त हो गए, एग्रीकल्चर का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुई। फूड शॉर्टेज के कारण इन्फ्लेशन बढ़ी, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो रशियन करेंसी थी रूबल, उसकी कीमत घटी। ठीक है, और भाई डेमोक्रेटिक सुधारों पे ज्यादा फोकस ना होने के कारण जल्दबाजी में संविधान बनाए गए, राष्ट्रपतियों को ज्यादा पावर दी गई। राष्ट्रपतियों को ज्यादा पावर देने का मतलब जो संसदीय व्यवस्था थी वो थोड़ा कमजोर हुई। जुडिशरी पे जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। इन सभी कारणों से उस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में विवाद और वाद विवाद की कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बढ़े, आपसी संघर्ष बढ़े। उनके अंदर, एक देश के अंदर संघर्ष, खुद के देश के अंदर भी संघर्ष, दूसरे देशों के साथ भी संघर्ष, और उन संघर्षों का फायदा उठाने के लिए जो बाहरी शक्तियां थी वो भी वहां पे इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जो सबसे पहला, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। जो भी सोवियत रिपब्लिक्स है, जो भी देश फ्री हुए हैं यूएसएसआर से, उनमें क्या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट थे। सबसे पहला, देयर वर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक हो या पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री हो, दोनों बराबर बातें हैं। हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज, उनके देशों में गृह युद्ध हुए और संघर्ष हुए। गृह युद्ध का मतलब एक देश के अंदर युद्ध हो जाना अपने ही लोगों के साथ। दूसरा, रसिया में दो रिपब्लिक, चेचन्या और डेगिस्तान, ठीक है, ये अलग हो गए भाई, और इनका जो बंटवारा जैसे भारत पाकिस्तान रहा हुआ, ये जो दो रिपब्लिक, दो देश बने, एक तो ये वाला चेचन्या और डेगिस्तान, इनका जो अलग होना है ये वायलेंट सेपरेशन था भाई, हिंसा के साथ सेपरेशन हुआ। तीसरा, एक देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में भी क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ लगभग 10 सालों तक, 2001 तक, और इसमें भी कई सारे विवाद हुए भाई जगह के बंटवारे को लेकर। ठीक है, सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया था, बिकेम ए जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। सेंट्रल जो एशिया है ये वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। सेंट्रल एशिया को एक बार गूगल करना भी कौन कौन सा एरिया इसमें आता है। ये सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं। तो ऑयल कंपनी जो तेल लेना चाहती है या निकालना चाहती है, और बाकी जो बाहरी पावर है, देखो बाहरी पावर क्यों आई, जैसे हम यहाँ पे ये देश हैं जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री हैं। अब अमेरिका क्या चाहेगा, इनमें मेरे प्रभाव वाली सरकार बने। कोई दूसरी महाशक्ति क्या चाहेगी, मेरे प्रभाव वाली। अगर मेरा आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे साथ व्यापार डील करना और आसान हो जाएगा, रिसोर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो जो बाहरी शक्तियां थी जैसे अमेरिका, ये भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी और अपने अपने फेवर की गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिशें करने लगी। अब मैं अपने फेवर की गवर्नमेंट बनाना चाहता हूं तो एक कुछ और भी व्यक्ति होंगे जो विरोध में होंगे, उनके लिए कोई दूसरा देश काम कर रहा है। तो ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट था, ये बल्कि बड़ी शक्तियों के भी कंपटीशन का एक जोन बन गया।
ठीक है। उसके बाद है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक रिपब्लिक था, इसमें भी ये भी दो में डिवाइड हो गया, चेकोस एंड स्लोवाक्स। ठीक है, दो कंट्रियों में ये डिवाइड होगा। एक था यूगोस्लोवाकिया, ये भी क्या होगा, कई प्रोविंसेस में बट गया, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जगोविना, ये इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। सिंपल है, बताओ कोई भी समस्या हो यहां तक। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो शोक थेरेपी आई उसके परिणाम स्वरूप ना बड़ी समस्याएं पैदा होगी, जिस कारण इन देशों में टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई। वे जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, अभी बता रहा हूं भाई। क्यों? राष्ट्रपति ताकतवर है, कोई संसद नहीं है, कोई जुडिशियरी नहीं है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ लोग खड़े हो गए। सिविल वॉर किसके खिलाफ? अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, इस एरिया में कई सारे सिविल वॉर हुए। रूस में भी चेचन्या और डेगिस्तान अलग हो गए रूस से। तजाकिस्तान में भी सिविल वॉर हुआ लगभग 10 सालों का। सेंट्रल एशिया भी कंपटीशन का जोन था। आउटसाइड पावर का ये ध्यान रखना भी, आउटसाइड पावर का मतलब है जैसे अमीर देश या वेस्टर्न कंट्री और ऑयल कंपनी के बीच में। अभी बताया था भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो इसलिए ये हुआ। एक है चेकोस्लोवाकिया, इसके भी दो हिस्से हो गए, चेकोस और स्लोवाक्स, ये दो देश निकल गए। एक यूगोस्लोवाकिया से तो कई सारे देश, क्रोएशिया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जगोविना, ऐसे इत्यादि देश इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, ये था सेकंड लास्ट टॉपिक। बताओ यहां तक कोई समस्या हो? अगर समस्या नहीं है तो हम लास्ट टॉपिक पे चलें भाई। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे चलें। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, भारत और जो उत्तर साम्यवादी देश, मतलब जो डिसइंटीग्रेट हुए थे वे देश, उनके साथ रिलेशन पढ़ना। देखो पहले हम थोड़ा सा सोच, आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। यूएसएसआर जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तो भारत के यूएसएसआर के साथ रिलेशन थे, और जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो रूस के साथ। नॉर्मली हम यहाँ पे रूस के बारे में पढ़ेंगे, पहले वाले थे यूएसएसआर के बारे में, एक बार उनको भी समझना जरूरी हो जाएगा। हमेशा यूएसएसआर भारत का साथी रहा है, और हमने भी देखो, भारत ने शुरुआत में ही किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया कि भी ना तो मैं यूएसएसआर की तरफ हूं ना यूएसए की, मैं गुट निरपेक्ष हूं। क्योंकि उसी टाइम पे भारत को आजादी मिली, भारत के सामने खुद इतने चैलेंज थे, तो अब वो कहां यार इस देश के चक्कर में उस देश के चक्कर में पड़ेगा। तो नेहरू जी ने डिसीजन लिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल होने का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, बट उसके बाद भी हमारे देश पे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का प्रभाव रहा है। हम भी एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, हम भी तो लोगों को कोटा, जो अभी बताया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में जो काम होता वो हम भी तो करते हैं। बट हम में और उनमें पता है क्या डिफरेंस है? हम वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों की भलाई वैसे ही करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं इक्वलिटी हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, बट उसके बाद भी डिफरेंस क्या है? हमारा सिस्टम तो था सोशल वेलफेयर का, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है यूएसए की तरह, और जो काम करने का ढंग है वो है यूएसएसआर की तरह उस समय। तो हम आइडियोलॉजिकल रूप से यूएसएसआर के ज्यादा करीब थे। हमने अपनी प्रियम्बल में एक सोशलिस्ट शब्द लिख रखा है, वो यूएसएसआर से ही प्रेरित है। यूएसएसआर ने हर मौके पर हमारी मदद करी है, हमारे उसके साथ मिलिट्री रिलेशन भी रही है। जो शुरुआती दौर में भिलाई, बोकारो,
यहाँ पे जो स्टील प्लांट लगे ना, वो रूस की मदद से लगे थे। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, जब भी हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ता तो यूएसएसआर वो संगठन था या वो देश था जिसने हमारी जो करेंसी है उसको स्वीकार करा। देखो नॉर्मली अपनी करेंसी अपने देश में या एक दो देश में चल जाएगी, बाकी अगर हम किसी अमेरिका जैसे देश में आप 2000 का 1000 का नोट लेके जाओगे वो कागज है। बट रूस ने इतना बड़ा दिल दिखाया यूएसएसआर ने उस समय कि भाई अपनी करेंसी में ले जाओ जो भी सामान लेके जाना। यूएसएसआर ने मदद करी हर बार जब पाकिस्तान का इशू, पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद है, जम्मू कश्मीर का इशू उठता तो यूएसएसआर हमारी तरफ खड़ा हुआ भाई। इवन 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ने को तैयार हुआ तो रूस ने हमारी तरफ से मोर्चा संभालने की बात कही। हर बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा भाई इंदिरा गांधी के समय, उसमें रूस ने हमारी मदद करी, यूएसएसआर ने हमारी मदद करी। हमारे जो हीरो हैं, हमारी जो यहाँ की मूवीज हैं, जो हमारा कल्चर है, वो यूएसएसआर में लोग उसको काफी पसंद करते थे। बल्कि हमारे यहाँ के जो सुपरस्टार है ना, वो कई बार यूएसएसआर की यात्रा पे भी गए हैं। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले भारत के उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं। हमने वहां से हथियार खरीदे हैं, इंपोर्ट करे हैं, अपनी करेंसी में इंपोर्ट करे हैं। हर चाहे भाई मिलिट्री रिलेशन की बात हो, चाहे भाई सोशल रिलेशन की बात हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन की बात हो, चाहे भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात हो, हर बार यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट करा है। ठीक है, तो ये तो थे यूएसएसआर के साथ रिलेशन। उसके बाद यूएसएसआर का होगा डिसइंटीग्रेशन। अब रिश्ते हो गए लगभग रूस के साथ। रूस के साथ मान के चलो, या फिर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूस है, आज भी भाई रूस के साथ हमारे ठीक रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन भी है। अब ये देखो, सबसे पहला हमारे कोर्डियल रिलेशनशिप का मतलब होता है अच्छी दिल से दोस्ती, आज भी सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ है। और जो स्ट्रोंगेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल विद रसिया, क्योंकि इनकी जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी हैज सम कॉमन एलिमेंट। जैसे अगर तुम सबसे ताकतवर हो तो तुम चाहोगे यूनिपोलर विश्व, कि भाई मैं ही ताकतवर हो जाऊं। अगर तुम सबसे ताकतवर नहीं हो तो तुम चाहोगे मल्टीपोलर विश्व, कि भाई ताकत के कई सेंटर हो। अगर एक सबसे ताकतवर होगा तो हमें भी तो कंट्रोल में करेगा। तो ना तो भारत सबसे ताकतवर है, ना रूस सबसे ताकतवर है, इसलिए ये दोनों ही देश क्या चाहते हैं, मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए संसार में, एक सत्ता का केंद्र नहीं होना चाहिए। और पहले जब यूएसएसआर क्या चाहता था, बाइपोलर थे और ये सोच रहे थे भाई यूएसए को भी हराएं और हम यूनिपोलर बन जाएं। बट डिसइंटीग्रेशन के बाद ये क्या चाहने लगा कि मल्टीपोलर विश्व होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इनमें क्या है कॉमन, कि ये भी चाहते हैं सारे विवाद कम्युनिकेशन के माध्यम से, बिना किसी युद्ध के सोलो। अब जब ताकतवर थे तो युद्ध करेंगे, अब ताकतवर नहीं है तो बातचीत करेंगे। ठीक है, भारत भी ये चाहता है सारे के सारे रीजनल डिस्प्यूट हो, चाहे भाई आपसी किसी भी देश के साथ विवाद है, वो बैठ के बातचीत के माध्यम से सोल्व हो तो अच्छा होगा। ठीक है, तीसरी बात, इंडिया गोट बेनिफिट फ्रॉम रूसिया, और रूस को भी भाई देखो सेंट्रल एशिया में जाना है, बैलेंसिंग इट रिलेशनशिप विद चाइना। देखो एनर्जी रिसोर्स की सप्लाई है, रूस ने आज भी हमारा साथ दिया। रूस ने भी, चीन के साथ कुछ विवाद होगा तो चीन को पता है रूस भारत का मित्र है। अगर सेंट्रल एशिया से तेल निकलता है, रूस की मदद से हम सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर पाए। अगर कोई पावरफुल देश जैसे यूएसए जैसे देश है, अगर वो हमें धमकी देता तो रूस हमारे साथ खड़ा है। अगर हम कहीं से एनर्जी रिसोर्स नहीं खरीद पाते तो रूस कहता भी हमारे यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे लिए तैयार है। तो ये फायदे हैं। और भाई रसिया को क्या फायदा है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट। अब हथियार खरीदने में
अब रूस हथियार बनाता है, भारत उसका खरीदार है, तो रूस को फायदा नहीं है। तो जो भारत है ना, वो दूसरे नंबर पे खरीदने वाला देश है, और जिस कारण रूस को अलग से फायदा है। मतलब ये बाइलेटरल रिलेशन है, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ भारत का फायदा है, रूस का भी फायदा है। दोनों ही क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनल संगठन हो मजबूत हो, कानून का राज हो, ठीक है, रीजनल पीस हो, भाई आपस में शांति बनाए रखें, युद्धों का अंत हो। तो ये सारी कॉमन चीजें आज भी हमारी दोनों की फॉरेन पॉलिसी में है, और भारत और रूस आज भी मित्र देश है। ये हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना था। बताओ भाई अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट होता भी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना भाई, और या फिर मैसेज कर देना, जैसी भी आप लोगों की इच्छा हो। और मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।